देश हासिल कर सकता है 8.5% की तरक्की की रफ्तार। अच्छी बारिश की बुनियाद पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिलाया भरोसा। लगातार 17वें महीने घटी महंगाई दर। मार्च महीने में थोक महंगाई दर के साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी गिरावट। निवाई के तेल कारोबारियों को बैंक आसानी से दे रहे हैं कर्ज। आधुनिक तरीके से किसानों को भी मिल रहा है सरसों का बेहतर भाव। और NCDEX पाठशाला में आज समझेंगे किसानों और आम लोगों के लिए कितने काम का है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज निवाई की कहानी जारी रहेगी। यहां बैंकों ने कैसे तेल के कारोबार को नई दिशा दे दी है, ये जानेंगे। अच्छी बारिश से क्या क्या अच्छा होता दिख रहा है, ये भी बताएंगे। NCDEX पाठशाला में आज हम समझेंगे कि सरकार प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की घोषणा क्यों करती है और इससे क्या क्या फायदे हैं। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डाल लेते हैं NCDEX हाजिर भाव पर। हाजिर भाव के बाद अब हम देखेंगे कमोडिटी इंडेक्स धान्या। धान्या NCDEX का बेंचमार्क इंडेक्स है। NCDEX देश का सबसे बड़ा एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है। जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। साढ़े 8% की तरक्की की रफ्तार की बुनियाद तैयार हो रही है और महंगाई दर भी लगातार घटी है। देख लेते हैं खेती किसानी और कमोडिटीज से जुड़ी ऐसी ही खास खबरें। दालों की कीमतों पर काबू के लिए केंद्र सरकार ने दाल भंडार में से 10,000 टन उड़द और अरहर की दाल खुले बाजार में बेचने के लिए जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो अपने यहाँ दालों की कीमत पर काबू के लिए उपलब्ध दाल तुरंत बाजार में बेचे। ज्यादा से ज्यादा किसान दाल की फसल लगाएं, इसके लिए केंद्र सरकार ने दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। अरहर और उड़द दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 275 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। थोक महंगाई दर में लगातार गिरावट दिख रही है। ताजा आए आंकड़े मार्च महीने के हैं। मार्च महीने में भी महंगाई दर निगेटिव में ही है। ये लगातार 17वां महीना है जब थोक महंगाई दर गिरती हुई दिखी है। रिटेल महंगाई दर में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। मार्च महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4.83% की दर से बढ़ा है, जबकि फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बढ़ने की रफ्तार 5.18% थी। मार्च का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादातर विशेषज्ञों के अनुमान से भी कम बढ़ा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि इस बार देश की तरक्की की रफ्तार 8.5% हो सकती है। अच्छी बारिश का अनुमान इसकी सबसे बड़ी वजह है। न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे ब्याज दरें घटाने का भी आधार बन सकता है। फिलहाल महंगाई दर के ज्यादा तेजी से बढ़ने के आसार नहीं हैं। पिछले कुछ समय में दाल और दूसरे सामानों की कीमतों में तेजी की वजह से महंगाई दर बढ़ती दिख रही थी।
लेकिन अच्छी बारिश के संकेत से कीमतों पर दबाव कम होगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि जरूरी चीजों के दाम काबू में रहें। अगले 5 सालों तक महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसी नई चीनी मिल को खोलने की मंजूरी नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने सूखे के हालात से जूझ रहे मराठवाड़ा में पानी की आपूर्ति ठीक करने के लिए ये फैसला किया है। लातूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद और नांदेड़ वो 8 जिले हैं जिनमें नई चीनी मिल नहीं खोली जा सकेगी। चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत राज्यों को ये अधिकार है कि वो चीनी की अधिकतम भंडारण सीमा तय कर सकें। साथ ही राज्यों को कहा गया है कि अगर अचानक दाम बढ़ते हैं तो उसे बढ़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अक्टूबर से अप्रैल महीने के दौरान चीनी के उत्पादन में कमी आई है। 15 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक चीनी का उत्पादन 8% कम हुआ है। ओडिशा में सूखे जैसे हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने 4% ज्यादा धान की खरीद कर ली है। खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 41,69,000 टन धान की खरीद की है। किसान उपज पर रसायन के पड़ने वाले बुरे प्रभाव को लेकर जागरूक हो रहे हैं। इसका असर रासायनिक खाद के इस्तेमाल पर साफ देखा जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले रासायनिक खाद के इस्तेमाल में काफी कमी आई है। पंजाब के 20,000 करोड़ रुपए के बकाये भुगतान पर केंद्र सरकार ने एक समिति बना दी है। खाद्य विभाग के अतिरिक्त सचिव पीके झा की अगुवाई में बनी इस समिति में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय और पंजाब सरकार के अधिकारी शामिल हैं। पंजाब सरकार खाद्यान्न खरीद का 20,000 करोड़ रुपए का बकाया बता रही है, जबकि एफसीआई का कहना है कि ये रकम 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने नई फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी फसलों पर लागू है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से ने बताया कि इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। सरकार इस रकम का इस्तेमाल फसल बीमा योजना के प्रीमियम की पहली किस्त देने के लिए करेगी। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में दिखाएंगे आधुनिक तरीकों से कैसे बदला निवाई में तेल का कारोबार। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। खेती के सिकंदर में आज भी हम निवाई की ही कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। वही निवाई मंडी जो सरसों तेल के कारोबार का बड़ा ब्रांड बन गई है। निवाई मंडी के तेल कारोबार का एक मजबूत अड्डा बन जाने के पीछे बड़ी वजह यही है कि यहाँ खेती के आधुनिक तरीके इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। कंपनियों के आधुनिक गोदाम बन गए हैं और बैंक भी इस आधार पर आसानी से तेल कारोबारियों को कर्ज दे रहे हैं। किसान को भी अपनी सरसों का नकद भुगतान हो रहा है। पिछले कुछ सालों में निवई की ये मंडी यहाँ के आसपास के इलाकों के किसानों का पसंदीदा ठिकाना बनकर उभरी है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक ओर तो किसानों में ये भरोसा जगा है कि वो कितना भी माल यहाँ लेकर आए उसे सही भाव पर खरीद लिया जाएगा, और दूसरी ओर उन्हें मिलने वाला तत्काल नगद भुगतान। इन दोनों ने मिलकर यहाँ ऐसे कई किसानों को भी आने को प्रेरित किया है जो अब तक यहाँ से दूर थे। निवाई से महज पौने 200 किलोमीटर दूर मौजूद कोटा की गिनती राजस्थान की सबसे बड़ी मंडियों में होती है। कोटा मंडी में कारोबार का भरोसा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ गुजरात तक के किसान अपना माल ले आते हैं। लेकिन कोटा मंडी के बेहद नजदीक के देवली बूंदी के सरसों किसानों की मंजिल कोटा के बदले निवाई मंडी ही होती है। इसके अलावा
लालसोट, सवाई माधोपुर और टोंक के किसान भी अपना माल लेकर सीधे निवाई ही चले आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है निवाई में किसानों को होने वाला नकद भुगतान। हमारे क्या है कि शुरू से मंडी में जो काम करते आए अब तक, तो किसानों का पेमेंट है, कैश पेमेंट होता है सबको। और आज करीबन 30 साल हो गए, 30 साल से यह मंडी में माल आने का एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पेमेंट बकायदा नहीं था। चाहे 50,000 बोरी आ जाए ना तो पेमेंट नहीं किया जाता है। अब तो क्या है, पहले तो कुछ अच्छी सुविधा भी नहीं थी और अब बैंकों की सुविधा बहुत हो गई ना, इसीलिए बैंकों का हर एक की सबकी लिमिटें बन गई। अब तो कोई परेशानी नहीं है पेमेंट की। जब जेब में नकदी तुरंत आ रही हो तो भला कोई क्यों कोटा मंडी जाएगा, जहां किसान को उपज की कीमत मिलने में करीब हफ्ते भर का समय तो लग ही जाता है, जबकि निवाई मंडी में सरसों किसानों की उपज की कीमत तय हुई और कारोबारी 2 घंटे में नकद भुगतान कर देता है। यह किसान के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है, क्योंकि इससे न केवल उसकी परेशानी कम हो जाती है बल्कि उसका खर्च भी बचता है। मंडी में माल लेके आते हैं तो हमारा कैश पेमेंट हो जाता है और हम घर पे टाइम से लौट जाते हैं। वैसे तो निवाई में नकद भुगतान की परंपरा वर्षों से है, लेकिन करीब 3 साल पहले तक किसानों के लिए बोली में बेहतर भाव हासिल करना एक बड़ी चुनौती थी। अगर किसान की उपज अच्छी हो जाए और वो ज्यादा माल लेकर मंडी आ जाए तो उसे अच्छा भाव नहीं मिल पाता था। उसकी वजह थी कारोबारियों के हाथ में सौदा करने की ताकत। सारा माल खरीदने की शर्त पर व्यापारी एक तरफा मोल भाव कर लेता था और किसान को कम भाव पर सरसों बेचने को मजबूर कर देता था। अब अगर मिलों की क्षमता पूरी हो गई हो तो भी कारोबारी आसानी से उसे खरीदकर NCDEX पर डिलीवरी लगा देते हैं। इसके कारण किसान इस बारे में निश्चिंत हो चुका है कि चाहे वो कितना भी माल लेकर आए उसे एक जैसा ही भाव मिलेगा। ट्रेडर्स की कैपेसिटी में 4 गुना फर्क पड़ा है और किसान को तुरंत मतलब माल बेचने में दिक्कत नहीं आती। पहले जब ऑनलाइन नहीं था किसान को बड़ा जोर आता था और खरीदार बहुत कम मिल पाता था। कई बार 2-2 दिन में ऑक्शन होता था। ट्रेडर्स आने से कितने आमदनी हो, चाहे 40,000 हो, चाहे 30,000 हो, चाहे 50,000 बोरी पर डे पूरी सेल हो जाती है। बेसिकली कोड करते हैं हम, जो NCDEX होता है कमोडिटी, वहाँ से हम जितनी भी प्राइसिंग होती है वो वहीं से कोडिंग होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में डील सेलिंग और परचेजिंग वहीं से करते हैं। तो ये टोटल और ओवरऑल इसका परसेंट 90% होता है NCDEX कमोडिटी। आधुनिक तरीके से ऑनलाइन खरीद बिक्री से कारोबारियों के लिए भुगतान का जोखिम भी लगभग खत्म हो गया है। कारोबारी बताते हैं कि किसान जब अपना माल लेकर यहाँ बेचने आता है तो वो साथ में अगली फसल के आधार पर कर्ज भी मांगता है। छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कोई भी कमीशन एजेंट 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं देता। ऐसे में व्यापारियों द्वारा किसान से खरीदी जाने वाली मात्रा खुद ब खुद सीमित हो जाती है। लेकिन एक्सचेंज पर डिलीवरी देने की सुविधा मिल जाने के कारण व्यापारी आराम से किसान की फसल खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पैसा डूबने वाला नहीं। अपना ऑनलाइन जो व्यापार हुआ उससे हम कृषक लोगों को इतनी सुविधा है, जैसे अपना कैश डिस्काउंट है, लार्ज स्केल पे हम अपना उधारी है, हम बाहर माल देके और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं हम ऑनलाइन व्यापार पे। हमारे पर्सनल व्यापार पे कहीं भी हमारे को पेमेंट का धोखा लगता है, इस ऑनलाइन के व्यापार से हमें 1 लाख से लेकर 100 करोड़ तक का व्यापार भी करे तो हमें कोई हिचक और कोई धोखा नहीं लगता। इसलिए हमें ऑनलाइन व्यापार बहुत अच्छा लगता है। और निवाई ऑनलाइन व्यापार का जो भी डिपो खुला उससे हमारी मंडी का विकास भी काफ़ी हुआ। जो 10,000 बोरी की आवक होती थी वो कम से कम हमारे 50,000 बोरी की आवक एक सीजन में डेली की डेली हो जाती है। कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों की बहुलता वाले इस शहर में अगर कारोबारी का कारोबार 4 गुना तक बढ़ा है और हजारों नए नौकरीशुदा लोगों की आमद हुई है तो जाहिर है कि अर्थव्यवस्था की सबसे मूलभूत जरूरत बैंकिंग का भी यहाँ जबरदस्त विकास हुआ है। इस विकास की सबसे शानदार तस्वीर कमोडिटी प्लेज फाइनेंसिंग यानी फसल को गिरवी रखकर कर्ज देने के बैंकों के कारोबार में आई भारी तेजी से नजर आ जाती है। बैंकिंग फाइनेंस का सर हुआ था 2006, 21 मार्च 2006 को हुआ था। 4 करोड़ का फंडिंग हुआ था उसमें। उसके बाद में धीरे धीरे 2010 के अंदर 25 करोड़ तक पहुंच गया। फिर ऐसे ही चलते चलते वो व्यापारियों ने आगे बढ़ाते हुए 2016 तक आज 175 करोड़ का बिजनेस हो गया सर।
हालांकि इस बढ़ते प्लेजिंग कारोबार की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि किसान की इसमें ज्यादा भागीदारी है ही नहीं, या यूं कहें कि लगभग कोई भागीदारी नहीं है। इससे ऑफ सीजन में होने वाली ऊंची कीमतों का फायदा उपज पैदा करने वाले किसानों को न मिलकर हमेशा की तरह आर्थिक तौर पर मजबूत और स्टॉक कर रखने में सक्षम कारोबारियों को ही मिलता है। निवाई में पिछले 10 सालों में फसल के बदले दिए जाने वाले कर्ज में 40 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि इसका फायदा शायद ही कभी किसी किसान को हुआ हो। ऐसे में किसान हमेशा की तरह पीक सीजन में सबसे कम भाव पर अपनी फसल बेचने को मजबूर रहा है। इसलिए जरूरत है एक ऐसे सार्थक और सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप की ताकि निवाई में हुए बैंकिंग क्रांति का फायदा किसानों को भी मिल सके। निवाई से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में समझेंगे कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। एनसीडीएक्स पाठशाला में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनईएमएल के मनीष त्रिपाठी। मनीष हमें बता रहे हैं कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की घोषणा सरकार क्यों करती है और इसका किसानों के लिए और सामान्य लोगों के लिए क्या मतलब है। नमस्कार, एनसीडीएक्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपके सामने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में बात करने आया हूँ। जैसा कि अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आपने ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में सुन रखा होगा और आपको जिज्ञासा भी होगी जानने की कि आखिर ये भला है क्या। तो आइए हम जाने कि ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है क्या, इसका उद्देश्य क्या है और ये किस कार्य में आता है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि जब आप किसान फसल उपजाता है और ये अपने उपज लेके बेचने आता है और जब उपज की कमी होती है तो दोनों के दाम में जो अंतर होता है उस अंतर का फ़ायदा न कभी किसानों को मिलता है न कभी ग्राहकों को मिलता है। वो फ़ायदा कहाँ जाता है ये तो शोध का विषय है। तो सरकार ने सोचा कि क्यों न ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का निर्माण किया जाए और इस फंड में वैसे कमोडिटीज़ को रखा जाए जिनके अंदर ये भाव में तेज़ी नरमी ज़्यादा होती है। जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के बारे में अगर हम देखें तो आलू है, प्याज है, जिनके रेट का उतार चढ़ाव साल भर में बहुत बार होता है। और साथ साथ दलहन है। दलहन ऐसा है एग्री कमोडिटी में जिसके दाम में उतार चढ़ाव सीजन और ऑफ सीजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो सरकार ने पहले ये कोष का जो गठन किया था वो सिर्फ आलू प्याज के लिए किया था, लेकिन बाद में दलहन की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसको दलहन में भी लागू कर दिया। फिर सरकार ने सोचा कि अगर हमें खरीदना है तो खरीदने के लिए माध्यम भी होना चाहिए। तो माध्यम होने के लिए ये ज़रूरी था कि हम ऐसा माध्यम ढूंढें जो पूरे भारतवर्ष में मौजूद हो। तो इसको लेके सरकार ने 3 एजेंसी को नामित किया। वो एजेंसी थी FCI, नाफेड और SFSC। FCI को सरकार ने सिर्फ दलहन के लिए उपयोग किया और SFSC और नाफेड आलू, प्याज और दलहन तीनों चीज़ पे खरीदने के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया। तो आखिर इसका करने का उद्देश्य क्या था? आखिर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाने का उद्देश्य क्या था? तो सरकार ने इसको 3 उद्देश्य की पूर्ति से किया। पहला कि वो किसानों से सीधी खरीदी कर सके, उनके फार्म गेट से खरीद सके या उनके नियरेस्ट मंडी से खरीद सके। दूसरा कि वो ऐसा बफर स्टॉक का निर्माण करे कि कभी स्थिति असामान्य आई तो सरकार के पास वैसा स्टॉक मौजूद हो जिसको वो समय समय पे दे सके लोगों को, जिससे लोग उसका उपयोग कर सके। तीसरा था कि ग्राहकों को बचाने के लिए सरकार ने ये देखा कि समय समय पे जब दालों के भाव ऊपर जाते हैं तो एक आम ग्राहक को बहुत परेशानी होती है, तो उससे कैसे निजात पाया जाए। तो ये भी एक उद्देश्य था इसको करने का। शुरू में सरकार ने 500 करोड़ रुपए इसमें डाले हैं और इसी 500 करोड़ रुपए का उपयोग होगा खरीदी करने में।
सबसे बड़ा मुख्य जो विशेष बात है मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसका सरकार ने जो खरीदी करने का कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया है। सरकार ने बाजार भाव से खरीदने का फैसला किया है, यानी कि किसान भाई अगर अपने उपज को बेचना चाहते हैं तो उनको ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसका समर्थित मूल्य क्या है, उनको पैसे उस हिसाब से मिलेंगे जो बाजार में भाव चल रहे होंगे। इससे किसान भाइयों को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा। फिर सरकार का ये मानना है कि वो इस उपज को खरीदेगी और उसको अपने साथ 1 साल तक रखेगी। 1 साल के अंदर जो भी उतार चढ़ाव होंगे तो समय समय पे सरकार फैसला लेगी कि कब इस उपज को वापस बाहर मार्केट में बेचा जाए। ये फैसला लेने के लिए सरकार ने एक कमेटी का निर्धारण किया है। सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी कि वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार हैं, उनको बोले कि वो उस उपज को ले जाए और अपने पीडीएस या बाकी सारे रिक्वायरमेंट के लिए उनका उपयोग करें। अगर वो नहीं उठाते हैं तो फिर सरकार को उसको जाके मार्केट में बेचेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस ग्राहकों को सही समय पे सही दाम पे उपज मिलेगा। सरकार ये सेंसिटिविटी दिखाने के लिए प्राइसेस का जो दाम ऊपर नीचे होते हैं बहुत तरह के योजनाएं लाती हैं और उस योजना के अंतर्गत प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का भी एक ये योजना है। अगर किसान भाई और ग्राहक इसकी उपयोगिता समझे तो मालूम चलेगा कि ये हमारे लिए कितने काम का है। हमारी कोशिश ये भी रहती है कि कमोडिटीज के बारे में हम आपको रोचक और जरूरी जानकारी भी देते रहें। आज बताएंगे आपको स्टील के बारे में। स्टील एक ऐसी कमोडिटी जिसकी जरूरत हर किसी को होती है। देख लेते हैं स्टील के बारे में जरूरी जानकारी। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।